हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज। तो भाई जो पहली एक्सरसाइज है वहां पर आप लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, सीमा के बारे में। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पोस्ट कर दिया था। वहां पर हमने आपको पढ़ाया था कि भाई लिमिट क्या होती हैं और ये लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो सूत्र है ना, जो कि आप यहाँ प्रयोग करने वाले हो, वो सब आपको हमने इंट्रो वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 को और हमें वैल्यू निकालनी है x+3। देखो, जो लिमिट है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो भाई लिमिट का मतलब होता है कि जो x है उसका मान एकदम 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 के आसपास है। x का मान एकदम 3 के बराबर नहीं है, बस 3 के आसपास है, इतना आसपास है कि वो लगभग 3 के बराबर ही है। तो आप फंक्शन में सीधे x का मान 3 रख सकते हो, लेकिन बस ये देखना होगा कि कहीं अपॉन में जीरो ना बन जाए। तो यहाँ अपॉन तो है ही नहीं, सीधा x+3 लिखा हुआ है। अगर कोई फलन जो है वो अपॉन में है, अंश और हर लिखा है, और आपने मान लो मान रखा और हर में शून्य बन गया, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीधा भाई रैखिक फलन है x+3, तो यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ आप सीधे x का मान 3 रख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 3+3 और आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। तो अगर इस प्रकार से कोई आसान सा फलन दिया हुआ है तो आप सीधे x का मान 3 रख सकते हो। क्योंकि भाई शुरुआती सवाल है इसलिए काफी आसान है। जितना आप आगे चलोगे इस प्रकार के सवाल आपको नहीं मिलेंगे और इससे कठिन होते जाएंगे। जैसे लिमिट है x अप्रोच कर रही है पाई को और हमें मान निकालना है x-22/7 का। वही चीज है, जो x है वो पाई को अप्रोच कर रही है, अर्थात इसका मान लगभग पाई के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम x का मान पाई ही रख देंगे। तो जहां पर x लिखा है वहां पर आप पाई रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे भाई आपको पढ़ाया गया है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। क्योंकि भाई आपको पढ़ाया गया होगा कि जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है। जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है, और जो इसका मान पढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं 22/7, वह एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो पाई का मान जो है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। हाँ, लगभग लगभग दोनों की वैल्यू एक जैसी ही होती है। इसीलिए हमने यहाँ पाई का मान 22/7 नहीं रखा और आंसर 0 नहीं निकाला। जहां पर x था वहां पाई लिखा और आंसर ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। ध्यान रखना है इस बात का कि पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। बस 22/7 और पाई का मान लगभग लगभग बराबर होता है, इसलिए पाई की जगह हम लोग 22/7 यूज में लाते हैं। क्लियर। तीसरे पे आ जाओ। लिमिट है r अप्रोच कर रही है 1 को और वैल्यू निकालनी है πr², अर्थात r का मान लगभग 1 के बराबर है, एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या है यहाँ पर, भाई r का मान ना 1 रख ही देते हैं। तो हो जाएगा r², तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और भाई आपका आंसर आ जाएगा पाई। तो देखा, अभी तक जो सवाल थे वहां आपने डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दी और भाई आंसर आते चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी शुरुआत हुई ना प्रश्नावली की, तो अभी उतने कठिन सवाल आपको यहाँ दिखेंगे नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये अंश और हर वाला है, बहुपद है ना। लिमिट x जो है वो 4 को अप्रोच कर रही है। अब देख लो, इन सवालों को पहले ही देख लिया करो कि क्या x का मान 4 रखने पर जो ये हर है ना हमारा, इसका मान शून्य तो नहीं हो जाएगा। अगर शून्य हो जाएगा तो इसको और हल करके हम लोग मान रखेंगे। हालांकि इसे आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंगल सिंगल घातों का है, हल ही नहीं होगा आपसे।
लेकिन हल नहीं होगा, इसका मतलब है अगर हम x का मान 4 रखेंगे तो यहाँ शून्य भी तो नहीं आ रहा है। भाई x का मान 4 रखो, 4 माइनस टू, अपॉन में 2 आ जाएगा ना, शून्य नहीं आएगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो यहाँ पर आप x की वैल्यू सीधा 4 पुट कर सकते हो। इस प्रकार से आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। जहां पर अपॉन में 0 आ जाएगा वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हो। 16 प्लस 3 और अपॉन में हो जाएगा 2, 16 3 19। आपका भाई आंसर आ जाएगा 19/2। आसान है ना एकदम। क्योंकि अपॉन में 0 नहीं बना, इसलिए हमने जो लिमिट x 4 को अप्रोच कर रही थी ना, हमने सीधे x का मान 4 रख दिया और आंसर मिल गया हमको। पांचवें पे आ जाओ, ऐसा ही सवाल है ये देखो। x जो है वो -1 को अप्रोच कर रही है, तो सबसे पहले आप नीचे वैल्यू रखा करो और देख लो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ 0 बन जाए। तो x का मान अगर आप -1 रखोगे ना, तो यहाँ -1 -1 -2 हो जाएंगे, 0 नहीं बनेगा ना। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन ले लो, अगर लिमिट ना इस प्रकार से लिखी होती, मान लो कि भाई x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, मान लो ऐसा लिखा होता, तो यहाँ 1 - 1 यहाँ शून्य बनता ना। अगर यहाँ शून्य बनता तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, इसको पहले सरल करते, कोई जुगाड़ लगा के कुछ भी करते, गुणनखंड करते, सरल करते और उसके बाद हम लोग वैल्यू रखने वाले थे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो -1 को अप्रोच कर रही है, मान रखने पर शून्य नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हो। देखो -1 की पावर यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर यहाँ 5 और +1, नीचे हो जाएगा -1 और -1। ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर 10 +1 हो जाएगा, लेकिन अगर घाते विषम है तो -1 हो जाएगा। वो तो +1 पहले से लिखा हुआ है, -1 -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर बचेगा -1/2। क्लियर है। तो जहां तक अपॉन में 0 नहीं बनेगा वहां वहां आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अब देख लो पहला सवाल ऐसा मिल गया है जहां x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, अगर आप x का मान यहाँ 0 रखोगे तो अपॉन में 0 बन जाएगा, और अगर अपॉन में 0 बन गया तो आप इसमें डायरेक्ट x बराबर 0 नहीं रख सकते, आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, कुछ भी करो, लेकिन x का मान आप यहाँ सीधे शून्य नहीं रख सकते हो। भाई सीधे शून्य करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, भाई इस प्रकार से बन जाएगा ना 0/0। और ये तो अनडिफाइंड होता है, 0/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ हम लोग नहीं रख सकते। तो भाई देखो इसके लिए ना आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था बुक में, ठीक है। हमने भाई शायद इंट्रो वाले में आपको पढ़ाया हो, एक सूत्र था, अभी आपको हम बुक में दिखाई दे रहे हैं, वो वाला सूत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। लिमिट अगर x जो है a को अप्रोच कर रही है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू होती है n a, पावर है n-1। ये वाला सूत्र आपको भाई ध्यान में रखना है और इसका प्रयोग आप आगे काफी बार करोगे, ठीक है। तो करना भाई क्या होगा, ये x+1 है ना, इसको हम कुछ मान लेंगे, यहां देखना, माना। अगर हम x+1 को y मान लें, अगर हम x+1 को y मानकर चलें, तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा y-1, इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान दिए रहना। अब जो लिमिट है x वो 0 को अप्रोच कर रही है, ये तो भाई 0 हो जाएगा, यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान तो 1 आएगा ना, तो अभी लिमिट ही बदल जाएगी, क्योंकि अब सवाल x में नहीं y में है। जहां x+1 है वहां y कर दो, तो आ जाएगा y की पावर 5 और -1 तो 1 रहेगा, और x की जगह क्या रखोगे, y-1, और 1 पर आप चाहे जितनी पावर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, नीचे है y-1। और लिमिट अब क्या हो जाएगी, लिमिट जो y है
वो अब एक को अप्रोच करेगी। पूरा ये क्लियर हो गया ना। हमने x+1 को y माना था, तो वहां से x का मान निकाल दिया y-1। तो दोनों मान यहाँ हमने रख दिए, जहां x+1 था वहां y रख दिया, जहां x था वहां y-1 रख दिया। जो ये 1 था ना, इस पर हमने 5 पावर चढ़ा दी। एक पर आप जो चाहो पावर चढ़ा सकते हो। फिर चूंकि लिमिट x जो 0 को अप्रोच कर रही थी, तो हमने x का मान 0 रखा, तो y का मान आ गया 1। अर्थात लिमिट जो y में है वो अब 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया ना। अब आप जो सूत्र अभी हमने आपको दिखाया ना किताब में, वो आप यहाँ लिखने वाले हो। इस प्रकार से भाई सूत्र होता है। ठीक है, देखना इस प्रकार से अगर कहीं पर लिखा हो, अगर लिमिट x a को अप्रोच कर रही हो और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कहीं पर लिखा हो, तो भाई उसका मान n a पावर n-1 के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है जो कि आप बहुपदों में यूज करने वाले हो। अब देख लो क्या ये वाला फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है। देखो, a की जगह पर 1 लिखा हुआ है और x की जगह पर y लिखा हुआ है। बाकी देख लो पूरा फिट बैठ जाएगा। भाई यहाँ पर देखो क्या है, x की जगह पर y लिखा हुआ है। इस फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले मत चुनना। इस फार्मूला के हिसाब से जहाँ x है वहां y लिखा हुआ है, जहाँ a है वहां 1 लिखा हुआ है, और जहाँ n है वहां 5 लिखा हुआ है। देख लो भाई, n का मान 5 है, x का मान यहाँ y है, और a की जगह पर 1 लिखा हुआ है। मिल गया ना। अर्थात ये फार्मूला यहाँ काम करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कुछ हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। एन ए, तो एन का मान तो हो गया हमारा 5 और ए का मान है 1, पावर हो जाएगी 5-1। अब एक पर चाहे कितनी भी पावर हो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो देखा, ये पहला सवाल ऐसा मिल गया जो 0/0 बन रहा था। तो जहां पर 0/0 बनेगा उसे हम डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, वहां हम सूत्र लगाएंगे या गुणनखंड करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है, आगे भी कई बार प्रयोग में आने वाला है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब देखो, अब आपको इसी प्रकार के सवाल मिलने वाले हैं जहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर नीचे शून्य बन जाएगा। देखना, लिमिट x जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है। अगर हम x का मान 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग 4 और -4, नीचे शून्य बन जाएगा। और अगर समथिंग अपॉन 0 बन गया, तो वो तो होता है इनफाइनाइट, अर्थात वो डिफाइंड वैल्यू नहीं होती। तो हम लोग जहां पर भी अपॉन में 0 बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वहां पर गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 10, 10×3 = 30, और लाना है 1, तो 5×6 = 30, गुणनखंड हो जाएंगे। 3x² माइनस के 6x प्लस के 5x और माइनस के 10। ऊपर ना द्विघात गुणनखंड करने हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x² और 4 को आप लिख सकते हो 2 का वर्ग, इस प्रकार से बराबर। फिर से लिमिट वही लिख लो, x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या, 3x कॉमन लेंगे तो x-2 बचेगा, और यहाँ पर +5 कॉमन लेंगे तब भी x-2 ही बचेगा। a² माइनस b², तो यहाँ हो जाएगा x+2, और यहाँ हो जाएगा x-2 आपका। अब देख लो, गुणनखंड हो गए हैं साफ साफ, बस एक लाइन और लगने वाली है। यहाँ हो जाएगा 3x+5 और x-2, यहाँ x+2 और x-2। देखना, ये और ये वाला हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा ना, आप यहाँ लिमिट खोल सकते हो। x जो 2 को अप्रोच कर रही थी, तो हम x का मान यहाँ सीधा 2 रख देंगे। रखो, यहाँ हो जाएगा 3×2 = 6 और +5, और यहाँ 2+2, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/4। क्लियर हो गया भाई।
तो डायरेक्ट वैल्यू रखने पर अगर समथिंग अपॉन जीरो बन गया, अगर अपॉन में जीरो बन गया तो मामला डिफाइंड ही नहीं होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा तो उसे आप हल नहीं कर पाओगे। तो वहां पर आप हल करो, उसे गुणनखंड करो, कुछ भी करो, उसके बाद वैल्यू रखोगे तो आपसे बड़े आराम से आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, सातवां हो गया। आठवां भी ऐसे ही है। एक्स जो है वो तीन को अप्रोच कर रही है, अगर आप एक्स का मान तीन रख दोगे तो नीचे पक्का शून्य बन जाएगा। अगर शून्य बन जाएगा तो उसे आप हल नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, शून्य बन जाएगा तो डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेगी ना, फिर दिक्कत होगी। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर भी हम गुणनखंड ही करने वाले हैं। ऊपर लिखा है एक्स की पावर फोर। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि 81 को आप 3 की घात 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ध्यान दो, 2x² माइनस 5x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गुणनखंड हो जाएंगे। देखना, 2x² को ऐसे लिखो, दो तिया 6 हो जाएंगे ना, तो यहाँ -6x और +x-3 करके आप लिख सकते हो। x की पावर 4 माइनस 3 की पावर भाई 4 लिखा हुआ है ना, इसके आप गुणनखंड किस प्रकार से करोगे, स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे। हालांकि यहाँ पर 4 घातें हैं, लेकिन हम फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर वाला ही। तो एक बार तो आप ऐसे लिख दोगे, और एक बार उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। भाई 4 घातें हैं, उसे आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, तो a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाएगा। नीचे 2x कॉमन लेंगे तो x-3 आएगा, फिर +1 कॉमन लेंगे तब भी x-3 ही आएगा। इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप फिर से गुणनखंड कर पाओगे। देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब देखो यहाँ हो जाएगा x² और +9 करके इसे छोड़ दो, लेकिन यहाँ a² माइनस b² फिर से लगा दो, तो x+3 और x-3 हो जाएगा। अपॉन में देखो, x-3 कॉमन लोगे ना तो सीधा 2x+1 बचेगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और जैसे ही ये दोनों कैंसिल होंगे ना, आप लिमिट खोल सकते हो, अर्थात आप x का मान अब 3 रख सकते हो। यहाँ 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9, यहाँ +9 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो 3 + 3 आ जाएगा। यहाँ 3 रखोगे, 3 दूना 6 और +1 आ जाएगा। 9 9 18 और 3 3 6, 18 6 का 108 और बटे में आ जाएगा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 9 पे चलो। लिमिट जो x है वो 0 को अप्रोच कर रही है, ax+b और cx+1 लिखा हुआ है। पहले आप मन में ही सोच लिया करो कि अगर हम सीधा x का मान यहाँ शून्य रख दें तो क्या अपॉन में 0 तो नहीं बन जाएगा। देखो, शून्य करोगे तो ऊपर b बचेगा, और शून्य करोगे तो नीचे 1 बचेगा, अर्थात नीचे शून्य नहीं बनेगा। और अगर किसी सवाल में नीचे शून्य नहीं बच रहा है तो आप x का मान 0 रख सकते हो डायरेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा c×0 और +1, तो हमारा आंसर आ जाएगा b/1, जिसे आप b लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, लेकिन बस ध्यान में यही रखना होता है कि डायरेक्ट रखने में अपॉन में 0 ना बन जाए। अगर अपॉन में 0 नहीं बन रहा है तो आप वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। जैसे आप 10वें सवाल पर आ जाओ, जो लिमिट है z, वो 1 को अप्रोच कर रही है, z की पावर है 1/3 और यहाँ पावर है 1/6। अगर आप z का मान 1 रखोगे तो यहाँ 1 - 1, यहाँ 1 - 1, दोनों 0 बन जाएंगे, और कुल मिलाकर यहाँ 0/0 वाला चक्कर बन जाएगा, जो कि डिफाइंड तो होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहो तो आप मान कर भी कर सकते हो, और चाहो तो बहुत ध्यान से देखो ना, तो आप सवाल को बिना माने भी लगा सकते हो। पहले तो आप लिमिट z अप्रोचेस टू 1 लिख लो। ये जो 1/6 है ना, इसका अगर आप दोगुना करोगे तो आ जाएगा 1/3। ध्यान से देखो ना, 1/6 का दोगुना 1/3 होता है। अब ये आपको हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जहां पर 1/3 लिखा है ना, उसे आप 1/6 और इस प्रकार से लिख सकते हो।
भाई 1/6 और उस पर लगा दिया हमने स्क्वायर। 2 से 6 काटोगे तो 3 ही तो आ जाएगा। और जो -1 लिखा है ना, 1 पर लगा दो आप ऐसे स्क्वायर, और नीचे वाले को आप ऐसे ही छोड़ दो। वहां कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल हो गया ना, देखो भाई 1/3 को हमने लिख दिया 1/6 घाते और उस पर लगा दिया होल स्क्वायर। एक पर तो आप कितनी ही घात लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को हमने ऐसे ही उतार दिया है, कुछ किया नहीं है। फिर से आप लिखो लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो तो हो जाएगा z की पावर 1/6 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा z की पावर 1/6 और -1, और अपॉन में क्या लिखा है, z की पावर 1/6 और -1। देखा, दोनों ही फटाफट कैंसिल हो गए। जैसे ही कैंसिल हो गए, आप z का मान 1 रख सकते हो। 1 पर चाहे कितनी भी घात लगी हो, उसका मान 1 ही रहता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1, और आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ना आपको बारीकी से देखना है कि कहाँ पर किस प्रकार गुणनखंड हो पाएंगे। गुणनखंड कर लोगे ना तो सवाल आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा 10वां। तो भाई इसके बाद चलो प्रश्न नंबर 11 पर। देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है। लिमिट जो है वो x 1 को अप्रोच कर रही है, ax² + bx + c है। नीचे है cx² + bx + a। आपको बताया था मन में ही आप अगर x का मान 1 इस पूरे में रख दो तो देख लो कहीं ऐसे तो नहीं बन रहा है, या कहीं पर ऐसे ना हो कि समथिंग अपॉन 0 बन जाए। अगर ये दोनों चीजें नहीं बन रही हो तो आप डायरेक्ट लिमिट का मान रख सकते हो। कब नहीं रखोगे, जब 0/0 बन जाए या समथिंग अपॉन 0 बन जाए, तब आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो यहां तो ऐसा बनेगा नहीं क्योंकि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। x का मान 1 रख कर देख लो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। नीचे भी आ जाएगा c प्लस बी और प्लस ए। भाई जहां जहां x है वहां 1 लिखोगे तो 1 से गुणा करना क्या है, सीधा संख्या ही लिख दो। 1 से गुणा करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। और 1 पर चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कितनी भी घातें हो, उसका मान तो 1 ही रहता है। a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं है, वरना उसे आप ऐसे कैंसिल नहीं कर पाते। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो आप 0/0 को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे कैंसिल करना है तो फिर जो संख्या लिखी हुई है ना, ये वाली a प्लस बी प्लस सी, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए सवाल में पहले से दिया था कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम दोनों को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1। और ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 11। ठीक है, अभी जो इसके आगे के सवाल है ना, वो आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में।